हाँ भाई, तुम्हारी हुकूमत नाकाम हो गई। तुम्हारे लीडर के शौहर मिस्टर 10% ने काम दिखा ही दिया ना। अरे काम भी किधर करने दिया हमारी बेचारी बीबी को। अगर 5 साल और कर देती तो आम आदमी को उनके हकूक उनको दिला देती हमारी बीबी। हाँ यार, नुकसान तो हुआ है। तुम्हारी बीबी और उसके शौहर ने सियासी कारोबार में सरमाया तो 5 साल के लिए लगाया था ना। 20 महीने में लूट मार का टारगेट थोड़ी पूरा होगा। इनके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया और इब्तदाई चंद साल उनकी हुकूमत अच्छी शोहरत की हामिल ठहरी, जिसकी वजह बजा तौर पर उनके तामीराती काम थे, जिनमें सर फहरिस्त मोटरवे मंसूबा और नौजवानों के लिए नई स्कीमें शामिल थीं, जिनमें पहली स्कीम पीली टैक्सी स्कीम थी, जो एक बेहतरीन मंसूबा था। मगर बदकिस्मती से हुक्मरानों के रास्ते पर चलते चलते अवाम भी करप्शन की जानिब माइल हो चुके थे और उन्होंने अपनी बददयांती की वजह से इस वक्त की हुकूमत की एक अच्छी कोशिश को ज़ाया कर दिया। इसी अवामी बददयांती के बाइस कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। नतीजतन नवाज हुकूमत अपनी नाकिस मुआशी पॉलिसियों और कराची में 1992 के MQM के खिलाफ एक नाकाम ऑपरेशन के बाइस 2.5 बरस में ही रुखसत हो गई, जिसके बाद 1993 में बेनज़ीर भुट्टो को फिर इक़्तिदार मिल गया। मोहतरमा ने इस दौर में एक नया खेल खेला। वो तालिबानाइजेशन को मजबूत करती नजर आईं और इन्हीं के दौर में पाकिस्तानी तालिबान की इस्तिलाह पहली मरतबा सामने आई। इनके वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर तालिबान को अपना बेटा कहते थे, जबकि कराची की उर्दू बोलने वाली अक्सरियत, जो अभी नवाज शरीफ दौरे हुकूमत के ऑपरेशन से संभल भी न पाई थी कि मोहतरमा के ऑपरेशन क्लीनअप ने उनको बिल्कुल बेआसरा कर दिया और कराची के नौजवान अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाए नजर आए। मगर उर्दू बोलने वालों के साथ सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि उनके अपने ही मुंतखब किए हुए नुमाइंदे पहले मियाँ साहब और बाद में बेनज़ीर के साथ इक़्तिदार के मज़े लूटते नजर आते हैं। उन्होंने कराची के अवाम के हुकूक को मुकम्मल तौर पर फरामोश किया और जिन मकासद के लिए ये तहरीक वजूद में आई थी, इन मकासद को असम्बली में आइनी तरीके से हल कराना तो दूर की बात, कभी उनके मुंतखब नुमाइंदों ने इन मकासद पर असम्बलियों में बात तक न की, बल्कि बेरोज़गारी से तंग इन नौजवानों को, जिनको रोज़गार की ज़रूरत थी, उनके हाथों में हथियार दे दिए और कहा कि छीन लो अपना हक भत्ते की सूरत में। ये सिलसिला बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत तक जारी रहा और बेनज़ीर की करप्शन उनके पहले दौर से ज़्यादा बढ़कर नजर आई। सरे महल उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हुआ, जबकि उनके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो, जो इस दौर में सियासी तौर पर बहुत फ़ाल नजर आते हैं, उनके एक पुलिस मुकाबले में मारे जाने और अपनी ही पार्टी के सदर फारूक लगारी से उनकी सख्त लड़ाई के बाइस दोबारा इक़्तिदार से मोहतरमा को हाथ धोना पड़ा और यूँ 1997 में नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा बरसर इक़्तिदार आ गए। इस दफ़ा मियाँ साहब फिर नाकिस मुआशी पॉलिसी और सरकारी ओहदों पर नाअहल अफराद की तैनाती के बायस ही नहीं, बल्कि एक और हसास मामला इन्हें ले डूबता है और वो मामला है कारगिल की जंग। इस जंग के हवाले से कुछ कुव्वतें मियाँ साहब और फौजी क़यादत के सिपहसालार जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान फासले बढ़ाने में कामयाब हो जाती हैं, जिसका नतीजा काफ़ी भयानक निकलता है। उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए मियाँ साहब को गलत रास्ता दिखाते नजर आते हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो मुल्क से बाहर थे, वापस पाकिस्तान आ रहे थे, उनका जहाज़ मुल्क में उतरने नहीं दिया जाता। फ़ौजी क़यादत ने मियाँ साहब के इस कदम को अपने डिसिप्लिन की सख्त खिलाफ वर्जी समझा, जिसको हाथ लगाने की उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तारीख में कभी किसी को इजाज़त नहीं दी। मियाँ साहब की इस हिमाकत की सज़ा में वो अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आसिफ ज़रदारी की सफ़ में खड़े नजर आते हैं और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। मगर वो आसिफ ज़रदारी की तरह साबित कदमी से जेल को अपना दूसरा घर समझने के बजाय फ़ौजी क़यादत से मुआहदा करके जल्दी जेल से जान छुड़ाकर मुल्क से बाहर जाने को तरजीह देते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तवील इक़्तिदार में एक मरतबा फिर अयूब खान की तरह बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम पनपता नजर आता है, बल्कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के मुकाबले में अवाम के हुकूक और शहरी तामीर में यह निज़ाम बेहतर किरदार अदा करता नजर आता है। मुल्क में बिलउमूम और कराची में बिलखुसूस पहले से जारी जमात इस्लामी के मुंतखब मेयर नेमतुल्लाह खान साहब के बेहतरीन तामीरी काम को MQM के मुस्तफ़ा कमाल आगे बढ़ाते हैं और शहर कराची की मुकम्मल शक्ल तब्दील करते नजर आते हैं। अवाम इसका सेहरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सर बांधते हैं कि उन्होंने सिर्फ इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड्स ही फराहम नहीं किए, बल्कि इन फ़ंड्स के हिसाब किताब पर भी मुकम्मल नज़र रखी और इस माह कराची के चेहरे पर वक्ती तौर पर रौनक नजर आती है। मगर दूसरी तरफ बैरून मुल्क मुकीम मोहतरमा बेनज़ीर से उनका NRO मुल्क में कोई अच्छी रिवायत कायम न कर सका, जिसका एतराफ़ खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया। पीपल्स पार्टी तीसरी मरतबा इख्तिदार में आई, मगर इस दफ़ा इख्तिदार की भूख मोहतरमा बेनज़ीर को मख्तल तक ले गई। बज़ाहिर उनके कत्ल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी को नज़र आता है, चूँकि उनके 5 साल इख्तिदार में भी वो अपनी बीवी के कातिलों को तलाश न कर सके,
तहकीकात हनूज जारी हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख़ इस लिहाज से भी दुनिया के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है कि पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान के कत्ल से लेकर बेनज़ीर मरहुमा के कत्ल तक कोई कातिल आज तक न पकड़ा जा सका। यहाँ तक कि मुंतखब सियासी हुकूमत के सरबराहान ही नहीं बल्कि एक फ़ौजी सरबराह जनरल ज़ियाउल हक़ और उनके रफ़क़ाए कार समेत किसी कत्ल का आज तक मुअम्मा हल ना हो सका। मोहतरमा बेनज़ीर की 2 दफ़ा इक़्तिदार के ख़ात्मे के हवाले से उनकी पार्टी के वो सो कॉल्ड वफ़ादार जो उनसे कहते थे कि आपके इक़्तिदार के ख़ात्मे की वजह आपके शौहर आसिफ अली ज़रदारी की करप्शन है, इसीलिए तीसरी मरतबा के इलेक्शन से पहले इन मुशीरों ने मोहतरमा को मशवरा दिया कि इस बार आसिफ अली ज़रदारी साहब को इक़्तिदार से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी दूर रखें। और यूं आसिफ अली ज़रदारी जो बखूबी जानते थे कि उनकी करप्शन में बेनज़ीर भी बराबर की शरीक हैं, वो 2007 में दुबई तक महदूद होकर रह गए, मगर बेनज़ीर तीसरी मरतबा इक़्तिदार का ख्वाब पूरा होने से पहले ही कत्ल कर दी गईं। और वो सारे मुशीर जो आज जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ इक़्तिदार से चिमटे हुए नज़र आते हैं, ये वही हैं जो मोहतरमा को आसिफ ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ हमेशा भड़काते रहे। आसिफ ज़रदारी इस मामले में दोनों बड़े सियासी पहलवानों बेनज़ीर और मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा खुशकिस्मत समझे गए कि वो इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करते नज़र आते हैं और अपनी बीवी के पहले 2 इक़्तिदार के दौरान में जितनी करप्शन उन्होंने की, इससे कई गुना ज़्यादा करप्शन के अलावा वो बज़ाहिर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात MQM से हाथ मिलाते रहे, मगर अंदरून खाना अपनी करप्शन के दरीना साथी और राजदार जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को खुली छुट्टी देते हैं कि वो कराची की मकामी आबादी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी लियारी को असलहे का ढेर बना दें। और मुशर्रफ साहब के दौर के वज़ीर दाखिला रऊफ़ सिद्दीकी से 100 गुना ज़्यादा असलहे के लाइसेंस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बांटते नज़र आते हैं, जबकि भत्ते का कारोबार भी लियारी में उरूज पर पहुँचा दिया जाता है। मकसद ये था कि भत्ते को फ़रोग़ देकर MQM के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और भत्ते की शोहरत का फ़ायदा उठाया जाए। पीपल्स पार्टी दौर में हर दहशतगर्दी और करप्शन के इल्ज़ाम का प्रोपेगेंडा MQM के खाते में डाला गया और यूं इस शहर कराची के अवाम चक्की के 2 पार्टों में पिस कर रह गए। लो भाई, अब तो मिल गए आपकी पार्टी को पूरे 5 साल, करवा दिया खजाने का सफाया। हाँ सही, वो खजाने के साथ साथ तुम्हारी बीवी का भी सफाया कर गया, लेकिन हम उसके साथ थोड़ी, हम तो भुट्टो के जा जाते उसके रहेंगे। मियां नवाज शरीफ जो बज़ाहिर ज़रदारी साहब के दौरे इक़्तिदार में अपोजिशन में हैं, मगर राय आम्मा यही नज़र आई कि वो अपने पिछले 2 इक़्तिदार के ज़माने में एहतसाब का रोना धोना करने के बजाय खामोशी इख्तियार करते हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब से इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने के गुर सीखते हुए नज़र आते हैं। ज़रदारी साहब उन्हें ये फार्मूला इसी शर्त पर बताते हैं कि वो दोस्ताना हिज़्ब इख्तिलाफ़ का किरदार अदा करेंगे, तो वो भी वादा करते हैं कि अगली बार उन्हें इक़्तिदार में आने का मौका फराहम करेंगे और ख़ुद उनकी हर करप्शन पर आँख बंद करेंगे और इन्हें असेंबली में तंग करने के बजाय इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने देंगे। लिहाजा 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में और आसिफ अली ज़रदारी साहब हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात के तौर पर अपने वादे वफ़ा करते नज़र आते हैं। मीडिया इस सूरत हाल को एक राय आम्मा के तौर पर बनाने में कामयाब नज़र आता है कि 2013 के इलेक्शन ने धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये इन दोनों जमातों का मुआहदा था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी को भुट्टो साहब के 1977 के तर्ज पर बाकायदा ख़रीदा, जिसका शोर एक तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत इमरान खान के ज़रिए कभी धरनों, एहतजाज और मुकम्मल तौर पर एक हकीकी अपोजिशन के किरदार के तौर पर सामने नज़र आता है। कर्ज़ों के बोझ बढ़ाने के अलावा मियां नवाज शरीफ ने ज़रदारी साहब के करप्शन फार्मूले से न सिर्फ इस्तेफ़ादा किया बल्कि ख़जाने पर नित नए तरीक़े आजमाने शुरू किए। इसी लूट मार में मुल्क का अंदरूनी दुश्मन मजबूत होता चला गया। दुनिया को बर्बरियत और ज़लालत के सारे रिकॉर्ड आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में टूटते नजर आते हैं। दहशतगर्दों ने 100 से ज़्यादा बच्चे मार के फ़ौज को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन बंद न किया तो हम तुम्हारी आने वाली नस्लों तक को मिटा देंगे। यूँ सिपा सालार आज़म जनरल राहील शरीफ को वो काम करना पड़ा जो दरअसल मुंतखब सियासी हुकूमत का काम था। जनरल राहील शरीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का ऐलान कर दिया और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया जिसमें अमल दरामद मुंतखब हुकूमतों के ज़िम्मे था। मगर बदकिस्मती से इस मंसूबे की तशहीर मीडिया पर तो साल भर से नज़र आ रही है और सियासी शख्सियात और ब्यूरोक्रेसी के नाम भी रोज़ मीडिया की जीनत बनते हैं, मगर दहशतगर्दी के सहूलतकार करप्शन का पैसा इसी तरह दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने के बावजूद कैफर किरदार तक पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे।
जनरल राहील शरीफ ने सियासी हुकूमतों को इस हवाले से सख्त तंबीह नहीं की, बल्कि फ़ौज के कुछ आला अफसरान की करप्शन के ख़िलाफ़ जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया। उन्हें बदतरीन सज़ाएँ दी गईं। ये सिविल इदारों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि अब तुम भी अपना एहतसाब शुरू करो, मगर ऐसा मालूम होता है कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त। अलबत्ता मीडिया इंतहाई साबित कदमी से करप्शन के ख़िलाफ़ डटा हुआ नज़र आता है, मगर बदकिस्मती से मीडिया के कुछ मालिकान और एंकर्स की करप्शन के ख़िलाफ़ शोर भी आवाम की ज़बानों पर है। यार ये देखो एंकर कितनी तारीफ कर रहा है आर्मी चीफ के फैसले, पर इस सियासी हुकूमत को कौन समझाए कि ये सरकारी मुलाजिम सारे चोर, सियासतदान डाकू, आखिर इन्हें पकड़ेगा कौन? अरे तो ये एंकर लोग कौन सा ईमानदार आदमी है? तुमको एक बात बताऊं, हमारा घर वाली जो एक डॉक्टर के घर काम करती थी ना, सिर्फ छोटा सा फ्लैट था गुलशन में, अब करोड़ों का बंगला है डिफेंस में, और बीवी बच्चा हर 2 माह बाद अमेरिका जाती है घूमने, ग्रीन कार्ड भी ले लिया है वहाँ का। अरे छोड़ यार इन बातों के, तो रोज का काम है, चल टीवी देखें। 70 साल की पाकिस्तान की तारीख में कराची, जो माँ की तरह इस मुल्क को पालती रही, इस मुल्क को वो माँ जो 1972 में बीमार की गई तो संभलने का नाम नहीं ले रही। उर्दू बोलने वालों के हुकूक के नाम पर बनाई गई जमात MQM, जो मुख्तलिफ अदवार में कई शक्लें बदलती रहीं और आफाक अहमद से मुस्तफ़ा कमाल तक, और आखिरकार बानी MQM से नाता तोड़ने की नौबत तक आ गई। ज़ियाउल हक से लेकर मरहुमा बेनज़ीर और फिर मियाँ नवाज शरीफ के 3 दौरे इक़्तिदार में MQM अपने इस बुनियादी मुतालबे को मुताल्लिक़ा प्लेटफॉर्म यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तक ले जाने में 25 साल तक तो मुसलसल खामोश नज़र आती है। मगर जब जब सियासी हुकूमतों ने उनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारों की मदद से ऑपरेशन की कोशिश की, तो MQM की क़यादत ये जवाज़ देती नज़र आती है कि ये दहशतगर्द नहीं, गुर्बत और अफलास के मारे हुए तालीम याफ्ता लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। मगर अफसोस का मकाम यह है कि ज़ियाउल हक से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक और जरदारी से लेकर नवाज शरीफ तक इस लीडरशिप ने इक़्तिदार के मज़े तो खूब लूटे, मगर कराची के हर बाशऊर शख्स को उनसे ये गिला है कि भुट्टो से लेकर उसकी बेटी और दामाद तक उन्होंने इसी अत्तार के लौंडे से दवा ली जिसने कराची को ये दर्द दिया। और संजीदगी से अगर किसी ने हुकूमत सिंध को कोटा सिस्टम ख़त्म करने की बात की तो वो एक फ़ौजी जनरल बिलाल अकबर ने की, जिस पर यह कहा जा रहा है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था क्योंकि ये उनका मैंडेट नहीं है। दूसरी तरफ यही कुछ कराची के असल हकदार और मकामी आबादी लियारी में नज़र आता है। पहले भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो के दामाद और अब बिलावल को भी ऐसी जज्बाती तकारीर की रिहर्सल कराई जाती है कि लियारी के सादा लौ अवाम को जज्बाती नारों से कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मगर बिलावल की लाइल्मी और जहालत का फ़ायदा उठाकर उन्हें कहीं ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे वालिद ने अपनी बीवी यानी कि तुम्हारी माँ और नाना की ख्वाहिश के मुताबिक हमेशा वोट लेने और शहर कराची के उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जिसका सद्देबाब अब ये जज्बाती तकरीरें नहीं, क्योंकि लियारी के अवाम में वो हकीकी सियासी शऊर आ चुका है जिसके मायना 40 साल के दही इलाकों और लियारी के मासूम अवाम को पता नहीं थे। और ये क्रेडिट बहरहाल जाता है मीडिया को। अब लियारी के अवाम जुल्फ़कार मिर्ज़ा, शर्जील मेमन, नबील गबोल, उज़ैर बलोच और उनकी सरपरस्ती करने वालों को पहचान चुके हैं, जिन्होंने इनके बच्चों को तालीम, सेहत, खेल के मैदानों, रोज़गार, सड़कें, बिजली और पानी देने के बजाय मनशियात और असलहे के ज़रिए दहशतगर्दी और भत्ताखोरी की तरबियत दी, जिससे दोनों तरफ यानी उर्दू बोलने वाले और लियारी के अवाम की किस्मत में मौत ही मौत नज़र आ रही है। और आने वाली नस्लें पूछ रही हैं कि इन्हें ज़िंदगी कौन देगा। बाला हुकाम की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, और जिसका पता चलता है कि हादसा आपके मिनिस्टर और आपके रेलवे की जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी करप्शन के बायस पेश आया। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोग्राम में आज हमने रिक्वेस्ट की थी। नाना मम्मा कहाँ हैं? मम्मा ऑपरेशन थिएटर में बिजी हैं, सुबह आएंगे। मैं तो डॉक्टर नहीं बनूंगी, डॉक्टर लोग बहुत बिजी रहते हैं। सुन रहे हो क्या हो रहा है? हाँ अम्मा, सुन रहा हूँ। इनसे बेहतर तो वो पहले वाले CSP थे जिनके बारे में कहा जाता था उनकी गर्दन में सरिया। कम से कम वो करप्ट तो नहीं थे। उन लोगों ने आवाम के पैसों से भरे हुए खजाने को नहीं लूटा। मगर इस भुट्टो की कॉमनर सर्विस के बाद तो ये लगता है कि ये सिविल सर्विस नहीं, सिर्फ करप्शन सर्विस रह गई है। नहीं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी 12 साल से इसी सर्विस में हूँ।
सबसे हाई प्रोफाइल DMG ग्रुप में हूँ। क्या मेरे घर में भी एक पैसा हराम दाखिल हुआ? बेटा, ये तो तुम्हारी माँ की बेहतर तरबियत का नतीजा है। अब माएँ कहाँ, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। तरबियत तो हराम के पैसों से कमाई गई महलात और कॉकटेल पार्टियों से हो रही है। शुक्र करो तुम्हारी बीवी की परवरिश भी तुम्हारी जैसी माँ ने की है, वरना 90% करप्शन तो बिगमात की फरमाइश की वजह से हो रही है। जी अम्मी, मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे राबिया जैसी साहिब ईमान, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शरीक हयात मिली। वरना हमारे सर्कल में जो आजकल हो रहा है, औरतों की लालच और जहालत को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बेटा, हराम की दिमाग ने पूरे निज़ाम को खोखला कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह औरत है जो माँ नहीं बन पा रही। इतना खतरा बहरोनी दुश्मनों से नहीं, जितना खतरा इन हाकिमों की माशरे दहशतगर्दी से है। नानू, ये करप्शन क्या होती है? चलो बेटा, चलो चलकर सोचें, सुबह तुम्हारे नानू, कल मेरा कराची का टेस्ट है। नानू, ये कराची है क्या कुलाची? नानू, मैं कुलाची की शक्ल कैसी थी? सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल जाना है, कल बताऊंगी माँ को लच्छी की शक्ल कैसी थी। सो जाओ। माँ को जीण दो, माँ को जीने दो, माँ को जीने दो, माँ के जीण दो, माँ को जीने दो, माँ को जीने दो, माँ के जीण दो। कराची हमारी माँ, वो भी बहुत अच्छी है। कराची हमारी माँ है। माँ को जीने दो, बाकी माँ हो तो बाकी जिंदगी है। माँ को जीने दो, क्योंकि माँ की जो अहमियत है ना वो किसी की अहमियत नहीं। मूवी बहुत बेहतरीन थी और मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे माशरे के लिए मालूमात इससे हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है कि ये माशरे में हो क्या रहा है। माँ को जीने दो और माँ को जीने का हक है।